हेलो बच्चों, आज हम बीए सेकेंड ईयर में चीन के नए संविधान का वैचारिक आधार पढ़ेंगे कि किस किस विचारकों के जो है उनके विचार लिए गए हैं, उस हिसाब से संविधान चल रहा है। तो नया संविधान का है 1982, कल हमने पढ़ा था 1982 में ये नया संविधान उनका बना था, नया संविधान। तो इसमें हम पढ़ते हैं वैचारिक आधार में। चीन एक ऐसा देश है जिसकी समस्त व्यवस्था मार्क्सवाद लेनिनवाद विचारधारा पर आधारित है। मार्क्सवाद लेनिनवाद का चीन की तत्कालीन परिस्थितियों में अध्ययन क्रियान्वित ही माओवाद है। इस प्रकार चीन के वर्तमान संविधान का वैचारिक आधार मार्क्सवाद लेनिनवाद और माओवाद को बताया गया है। तो पहले हम पढ़ते हैं मार्क्सवाद की पुस्तक दास कैपिटल। इसमें उन्होंने बताया है कि कार्ल मार्क्स के विचार जानने के लिए उसके सर्वप्रमुख ग्रंथ दास कैपिटल का अध्ययन किया जा सकता है। हीगल द्वारा प्रतिपादित द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के आधार पर मार्क्स इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि वर्तमान राज्य में पूंजीवाद एवं सर्वहारा वर्ग के बीच जो संघर्ष होगा उसमें पूंजीवाद समाप्त होकर साम्यवाद की स्थापना होगी। यानी कार्ल मार्क्स का मानना था, दास कैपिटल में उन्होंने लिखा था, कह रहे कि जो मजदूर वर्ग और पूंजीवादी वर्ग दोनों आपस में झगड़ते रहेंगे क्योंकि वो शोषित वर्ग है मजदूर वर्ग, और वो शोषण कर रहा है कौन, पूंजीवादी। तो कह रहे कि आपस में दोनों संघर्ष करते रहेंगे, झगड़ा करते रहेंगे, आखिर में मजदूर सारे एक हो जाएंगे और पूंजीवादी का खंडन कर लेंगे और पूंजीवादी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और साम्यवाद का निर्माण। साम्यवाद में यह है कि साम्यवाद से लेकर समाजवाद, यानी समाजवाद का निर्माण होगा। वहां कोई न तो राजा होगा न कोई सरकार होगी, सब जनता के हाथ में होगा, उसको कहते हैं समाजवाद। तो पूंजीवादी एवं सर्वहारा वर्ग के बीच में संघर्ष होगा, उससे पूंजीवादी समाप्त होकर साम्यवाद की स्थापना होगी। मार्क्स के अनुसार इतिहास के प्रत्येक युग में उत्पादन शक्तियों से आर्थिक संबंधों का उदय होता है और ये आर्थिक संबंध ही सामाजिक एवं राजनीतिक संबंधों का निर्धारण करते हैं। आर्थिक संबंधों के परिणाम स्वरूप ही प्रत्येक युग में मनुष्य समाज जो दो वर्गों में बटा रहा है, जिसके हित आपस में टकराते रहते हैं। इनमें से एक शोषक वर्ग और दूसरा शोषित वर्ग। मार्क्स की मान्यता है कि वर्तमान वर्ग संघर्ष का अंत वर्ग विहीन समाज होगा। यानी ये जैसे संघर्ष होने के बाद वर्ग विहीन, वहां न कोई वर्ग रहेगा न कोई, सभी समाजवाद स्थापित होगा, सबको अपने अपने अधिकार होंगे। इस वर्ग संघर्ष का नेतृत्व जो अंतर्गोतात्व साम्यवाद की स्थापना में परिणित होगा, सर्वहारा वर्ग ही करेगा। यानी सर्वहारा वर्ग जो ये साम्यवादी स्थापित करेगा वो यानी मजदूर वर्ग, सर्वहारा वर्ग यानी मजदूर वर्ग, बुजुर्गवा वर्ग यानी पूंजीवादी वर्ग। इस प्रकार उनके अनुसार साम्यवाद की स्थापना के लिए क्रांति का प्रथम चरण सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तत्व ही है। मार्क्स की मान्यता है कि सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व में शोषक वर्ग का अंत होकर वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी। वर्ग विहीन समाज में राज्य की आवश्यकता नहीं रहेगी और राज्य विलीन हो जाएगा। यानी राज्य सिर्फ लोग ही रहेंगे, राज्य यानी सरकार नहीं होगी वहाँ। इस प्रकार वहाँ पे मार्क्स के अनुसार वर्ग विहीन एवं राज्य विहीन समाज की स्थापना होगी। इस तरीके से बच्चों कार्ल मार्क्स ने
चीन के संविधान, नए संविधान में ये वैचारिक इनके विचार थोड़े से लिए गए हैं। दूसरा है लेनिनवाद। लेनिनवाद, इसमें रूसी नेता लेनिन ने रूस की विशिष्ट परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए मार्क्स की विचारधारा की जिस पर व्याख्या की है, उसे जिस रूप में अपनाया गया है वही लेनिनवाद है। लेनिन ने अपनी पुस्तक द स्टेट एंड द रिवॉल्यूशन में सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व की विस्तृत व्याख्या की है। यह भी समर्थन कर रहा है, लेनिनवाद भी कार्ल मार्क्स का समर्थन कर रहा है। लेनिन ने अपने श्रमिक अधिनायक तत्व के सिद्धांत में इस बात पर बल दिया है कि उसके अंतर्गत श्रमिकों एवं अन्य शोषित वर्गों के बीच मित्रता होनी चाहिए, लेकिन नेतृत्व श्रमिकों के हाथ में ही रहना चाहिए। मतलब ये भी कह रहे हैं कि बस श्रमिकों के हाथ में अधिनायक तत्व होना चाहिए। तो ये सर्वहारा वर्ग को ही आगे रखना चाहता है। लेनिन के विचार में साम्यवादी पार्टी समस्त श्रमिक आंदोलन के बीच में रहती है। वह पथ प्रदर्शन तथा नेतृत्व प्रदान करती है, जिसकी ऐसे आंदोलन में आवश्यकता होती है, लेकिन वह मजदूरों के समूह से सदैव विशिष्ट होती है। लेनिन के विचार में विभिन्न देशों के साम्यवादी दलों के संगठन के लिए यह आवश्यक है कि वे एक ओर तो साम्यवाद के विचारों के प्रति दृढ़ निष्ठा बनाए रखें तथा दूसरी ओर जहां आवश्यक हो वहां सब तरह से समझौते करना और पैतरे बदलना सीखे। लेनिन ने साम्राज्यवाद की पूंजीवाद की उच्चतम तथा अंतिम अवस्था बताई। कह रहे कि लास्ट में उन्होंने यही कहा कि पूंजीवाद का वो भी समर्थन कर रहे हैं और पूंजीवाद का उच्चतम और अंतिम अवस्था होगी उस समय जब श्रमिक वर्ग सामने आएंगे। इस प्रकार से बच्चों ये लेनिनवाद के भी विचार कार्ल मार्क्स से थोड़े बहुत मिलते हैं। लास्ट है माओवाद। माओवाद के विचार क्या है? माओ की राजनीति, विचारधारा और कार्य पद्धति के निर्माण में 3 प्रमुख तत्व बताए गए हैं। उसके देश काल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यानी देश की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या था, इतिहास में पहले उस देश में क्या था, कैसे कार्य चल रहा था, कैसी शासन व्यवस्था थी, वो ऐसी बातें सबको लेना। दूसरा है सामाजिक बौद्धिक प्रवृत्तियां, यानी बुद्धि से विवेकशील लोग थे या सामाजिक थे, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, उनकी प्रवृत्ति कैसी थी, उसका अपना व्यक्तित्व। तीसरा है अपना उसका माओवादी के अनुसार व्यक्तित्व कैसा था, जो लोग रह रहे हैं वहां पे उनका व्यक्तित्व कैसा था। उससे इस बात का श्रेय दिया गया है कि उसके चीन के परिस्थितियों के अनुरूप कार्ल मार्क्स लेनिनवाद के एक विशेष रूप का परिवर्तन किया, यानी उन्होंने थोड़ा सा परिवर्तन किया। लेनिन तथा स्टालिन की विरासत को स्वीकार करते हुए ही माओ ने चिंतन में अपनी कुछ विशिष्टता, उदाहरण के लिए लेनिन ने साम्यवादी दल को सर्वहारा वर्ग की इच्छा के साथ अभिन्न मान लिया, लेकिन चीन में सर्वहारा वर्ग का अस्तित्व ही नहीं, सर्वहारा मजदूरी अस्तित्व है ही नहीं। वो जो पार्टी कहे वो वही करेगी, साम्यवादी दल कहेगा वही कार्य करते हैं। फिर भी माओ और उसके अनुयायियों के ने साम्यवादी दल को कृषि क्रांति का नेता बना दिया। लेनिन ने दलीय संगठन के कुछ मूल सिद्धांतों का निरूपण किया था और उसका विचार था कि इन सिद्धांतों का पालन सभी देशों के साम्यवादी द्वारा किया जाना चाहिए। माओ ने दलीय संगठन के इन सिद्धांतों को और भी कड़ा कहा है, यानी माओ और भी उनके विचार और भी थोड़ा कठोर थे। माओ शक्ति का पुजारी था। उसके अनुसार राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से उत्पन्न होती है, यानी राजनीतिक शक्ति किसके, ताकत किसमें, बंदूक की नली। जो बंदूक हाथ में रखेगा या शक्ति रखेगा वो तानाशाह बनेगा, वो उसके हाथ में क्या होगा, शासन व्यवस्था होगी।
बंदूक से कोई भी वस्तु उत्पन्न हो सकती है, यानी बंदूक से आप डराओगे किसी बड़े आदमी, छोटे आदमी, किसी को भी, तो मरने से बचने के लिए वो डर जाएगा। इसलिए वो कह रहे कि किसी भी वस्तु को उत्पन्न किया जा सकता है, किससे? बंदूक की नोक से। माओ साम्यवादी लाने के लिए युद्ध की अनिवार्यता और शक्ति में विश्वास करता था। तो माओ इससे अलग ही है। कार्ल मार्क्स और लेनिन बात तो थे कि श्रमिकों का पक्ष लिया, श्रमिक एक हो जाएंगे, राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज होगा, मजदूर वर्ग ऊपर आएगा। लेकिन इनका तो माओवाद तो रूप ही अलग है। माओवाद तो सिर्फ ये कह रहा है कि शक्ति में विश्वास और युद्ध में विश्वास। कोई भी देश होगा तो वो युद्ध करेगा तो उनकी शक्ति बरकरार रहेगी। नवीन लोकतंत्र द न्यू डेमोक्रेसी नामक पुस्तक में ये विचार व्यक्त किया है कि साम्यवादी कभी एकदम नहीं आ सकता। साम्यवाद से पूर्व एक संक्रमणकाली अवस्था आएगी और यही नवीन लोकतंत्र होगा। इसमें पूंजीवादी और साम्यवादी व्यवस्था का सम्मिश्रण होगा। नवीन लोकतंत्र पूंजीवाद को निरुत्साहित करेगा, साम्यवाद का न्यूनतम कार्यक्रम चलाएगा और इसका लक्ष्य भविष्य में अधिकतम साम्यवादी कार्यक्रम चलाने का होगा। नवीन लोकतंत्र में मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी। माओ कट्टर राष्ट्रवादी था और उसके लिए राष्ट्रवाद और आवश्यक बुराई नहीं है, यानी राष्ट्रवाद देश के प्रति प्रेम की भावना रखना, कैसा भी राजा हो, कैसा भी वो शासन करे, बस सबको अपने देश के प्रति प्रेम की भावना रखना है। परिप्रमाणित मूल्य है। माओ का सैन्यवाद तथा साम्राज्यवाद विस्तारवादी लेनिन की शिक्षाओं के सर्वथा विपरीत है। इस प्रकार से माओ के विचार ऐसे थे। उसके बाद 1982 की और भी कुछ बातें सामने आई है कि 1982 के संविधान का वर्तमान संविधान कैसे वो स्थापित हुआ। तो इसमें 1978 के बाद विचार के लिए एक पुनर्निरीक्षण समिति स्थापित की गई। इस समिति के ये उपाध्यक्ष पेंग जेंग नेशनल पीपुल्स कांग्रेस चीन की संसद के समक्ष नए संविधान का रिपोर्ट पेश की। 4 दिसंबर 1982 को चीन का संविधान बनकर स्वीकार कर दिया। वो हमने कल पढ़ लिया था इस बातों के लिए। तो अब हम ये इन तीनों की विचारधारा देखते हुए कह सकते हैं कि माओवाद और लेनिनवाद के क्या विचार थे, और उनके विचार देखे हमने कि कार्ल मार्क्स और ये तो मजदूर वर्ग के पक्ष में थे, और लेनिनवाद वो भी थोड़ा सा समर्थन कर रहे थे। और आगे कौन सी व्यवस्था, और व्यवस्था उनकी है माओवादी। तो माओवादी बंदूक की नोक पर ही कार्य करना चाहते थे। तो इस प्रकार से बच्चों ये बात सामने आई। तो इस प्रकार से बच्चों चीन की संवैधानिक पद्धति के अध्ययन का, अब ये वैचारिक अध्ययन का, तो अब वर्तमान का देखें तो चीन के संवैधानिक पद्धति के अध्ययन का महत्व क्या होगा। तो महत्व में नेपोलियन बोनापार्ट, वो तो पहले भी पढ़ चुके कि उन्होंने कहा था कि वह एक सोया हुआ दानव है, उससे सोने दो, क्योंकि जब वह जागेगा तो संसार को हिला देगा। नेपोलियन की मृत्यु के बाद 1 सदी के भीतर चीन अपनी सुव्यवस्था को जागने या जगाने लगा। ये नितांत सत्य है कि उसके जागरण ने विश्व को एक बारगी हिला दिया। चीन में साम्यवाद की स्थापना ने, तो चीन के संवैधानिक पद्धति के अध्ययन का महत्व थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें चीन में साम्यवाद की स्थापना ने एशिया में वैसी ही समस्या उत्पन्न कर दी जैसी समस्या 1917 में सोवियत रूस में साम्यवाद की स्थापना ने यूरोप के लिए की थी। चीन की परंपरा विस्तारवादी रही है, और ये आश्चर्य की बात नहीं है कि गत कुछ वर्षों से चीन ने अपनी इस विस्तारवादी नीति का परिचय दिया। आज परिस्थितियों के अनुरूप इस प्रकार से चीन की संवैधानिक व्यवस्था के अध्ययन को बहुत महत्वपूर्ण माना गया। तो अध्ययन का महत्व क्या है, इसमें बताया गया चीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक प्रमुख शक्ति है। 1 अरब 14 करोड़ की विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला ये राज्य अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महाशक्तियां
की स्थिति प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है। जून 1987 में चीन ने एक बहुत शक्तिशाली भूमिगत परीक्षण किया। मई 1992 में चीन ने 10 लाख TNT की क्षमता के परमाणु बम का परीक्षण किया। उसके बाद भी वह अपने परमाणु शक्ति को अधिकारित विकसित करने की दिशा में अग्रसर है। चीन ने आर्थिक क्षेत्र में भी तेजी से प्रगति की है। इसके अतिरिक्त चीन एशिया का एकमात्र देश है जिसे संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य प्राप्त है। ऐसी स्थिति में कोई देश और कोई अध्ययनकर्ता चीन की विचारधारा और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चीन की भूमिका से चाहे सहमत हो या असहमत हो, इसके लिए चीन की राजनीतिक व्यवस्था को समझना आवश्यक हो जाता है। दूसरा ही उसमें बताया कि चीन साम्यवादी व्यवस्था का प्रतीक देश है। 1990 तक सोवियत संघ, पूर्वी यूरोप के राज्य, चीन और कुछ अन्य राज्यों इस प्रकार विश्व के अनेक देशों में साम्यवादी व्यवस्था स्थापित की, लेकिन 1991 में सोवियत संघ के विभिन्न गणराज्यों और पूर्वी यूरोप के राज्यों ने साम्यवादी व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया। तभी तो सोवियत संघ का विघटन हुआ था। यद्यपि वर्तमान समय में चीन के अतिरिक्त भी कुछ अन्य देशों में साम्यवादी व्यवस्था है, लेकिन आज साम्यवादी व्यवस्था वाला सबसे प्रमुख देश या साम्यवाद का प्रतीक देश को चीन ही है। चीन की संवैधानिक और राजनीतिक व्यवस्था साम्यवादी दर्शन और साम्यवादी दर्शन के व्यवहारिक स्वरूप को समझने में सहायक है। तीसरा इसमें बताया चीन साम्यवादी क्रांति का विशेष स्वरूप। चीन को संवैधानिक पद्धति को महत्वपूर्ण बनाने वाला एक तत्व है। अक्टूबर 1949 की या 1949 की चीन की साम्यवादी क्रांति विशेष प्रकार से रही। सिद्धांत और पद्धति दोनों की दृष्टि से चीन की क्रांति और 1970 की सोवियत रूस की क्रांति से भिन्न है। रूसी क्रांति के विपरीत ये एक कृषक क्रांति थी, जिसका उदय औद्योगिक क्षेत्रों के स्थान पर ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ। इस प्रकार ये चीन की विशेष परिस्थिति से उत्पन्न चीनी क्रांति थी, बाहर से निर्यात की गई क्रांति नहीं थी। चीन की क्रांति की सफलता ने माओ त्से तुंग को वर्तमान युग में मार्क्सवादी लेनिनवाद दर्शन का सबसे बड़ा व्याख्याता बना दिया था, क्योंकि ये सब बातें उन्होंने ली थी। न केवल चीन की साम्यवादी क्रांति वरन चीन की संवैधानिक और राजनीतिक व्यवस्था भी सोवियत रूस से भिन्न और मौलिक है। चीन में रूस की सोवियत पद्धति को अपनाने के बजाय जनवादी लोकतंत्र को धारण को अपनाया। जनवादी लोकतंत्र यानी जनता उनका समर्थन करेगी। ये पद्धति न तो लोकतांत्रिक है और न ही जनवादी है, क्योंकि वहां पे एक ही पार्टी है, साम्यवादी है, तो जनता लोकतांत्रिक, उनको दूसरा दल है नहीं तो वो वोट उनको ही देना पड़ता है। इसलिए न तो वो लोकतंत्र है, न है जनवादी। लेकिन ये एक रोचक और राजनीतिक प्रयोग है कि साम्यवादी शासन के सिद्धांत को एक महत्वपूर्ण योगदान अवश्य है। ये सर्वहारा वर्ग के अधिनायक तत्व की मार्क्सवादी लेनिनवादी धारणा से ही भिन्न है। चीन की इस जनवादी लोकतंत्र की धारणा ने उत्तर वियतनाम और उत्तरी कोरिया जैसे पड़ोसी साम्यवाद देशों की राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित किया। चौथा है चीन साम्यवादी और आर्थिक उदारवाद के बीच समन्वय की ओर अग्रसर। चीन साम्यवादी व्यवस्था के प्रतीक देश है। ये महत्व कहा जा सकता है बच्चों, ये जो मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवादी का पढ़ा ना, ये उनके वैचारिक, तो उनके अध्ययन पद्धति का महत्व, संवैधानिक अध्ययन पद्धति का महत्व बता रहे हैं। चीन साम्यवादी व्यवस्था का प्रतीक है, लेकिन चीन की साम्यवादी क्रांति स्वरूप सोवियत रूस की क्रांति से भिन्न था। साम्यवादी क्रांति के बाद ही चीन की राजनीतिक व्यवस्था में संपूर्ण व्यवस्था बड़ी मात्रा में गतिशील की स्थिति देखी गई। माओ के निधन और विशेषतः पिछड़े 1.5 दशक में दे जियांगपेंग के नेतृत्व में चीन की अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक जीवन को राज्य आरोपित नियंत्रणों से मुक्ति और उदारवाद की दिशा में क्रमशः आगे बढ़ने का कार्य किया जा रहा है। चीन अर्थ प्रधान सभ्यता और संस्कृति की दिशा में आगे बढ़ रहा है और राजनीतिक क्षेत्र में राज्य के नियंत्रण को बनाए रखते हुए भी नागरिक स्वतंत्रता की बात कर रही है। यद्यपि
थियक नामक चौक के नरसंहार, जैसे वहां पे नरसंहार हुआ था, लड़ाई झगड़ा वगैरह सब हुआ था, तो 1989 तथा उसके बाद भी मानवाधिकार का हनन हुआ था। एक गंभीर आरोप के रूप में स्पष्ट कहा जा सकता है कि नागरिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र की बात कहे तो महज एक ही बात है कि आर्थिक रूप से ये आगे बढ़ रहा है, लेकिन कहा मार्क्सवाद, लेनिनवाद और माओवाद का थोड़ा सा रूप ले रहे श्रमिकों को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन नए संविधान में ऐसा नहीं है। नए संविधान में जो है साम्यवाद व्यवस्था ली है, उसमें सिर्फ एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, जो वही कार्य कर रही है। लोगों का कोई अधिकार नहीं कि वो अपनी दूसरी पार्टी चुने, और जो साम्यवादी कहे पार्टी कहे वही उनको करना पड़ेगा। तो कल हम बच्चों पढ़ेंगे चीन के संविधान की विशेषता। बाय।